अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जो सबसे पहली खबर है, इस वक्त आपको पता ही है कि ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से मार धाड़ हो रही है, जिस तरह से कारकुनान गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। पिछले वाले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आज के दिन में नून लीगी कारकुन को कत्ल कर दिया फ्रस्ट्रेशन की वजह से पीटीआई के कारकुनान ने, कि उनसे बर्दाश्त हुई अपनी हार। और अब जनाब मैं आपको बताऊं कि जितने भी पीटीआई के कारकुनान हैं उनके हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 दिन पहले जब इमरान खान जब आए थे अडयाला में, तो वहां पर उनके आगे शीशे की दीवार बना दी गई थी। और मैंने आपको याद है बताया था कि उन्होंने शीशे की दीवार से मुंह को बाहर निकाल के प्रेस के सामने ऊंची ऊंची ये बोलना शुरू कर दिया था और अपने कारकुनान को ये ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए थे कि अवाम को दोबारा से इकट्ठा करो और 9 मई के वाकयात को दोबारा दोहराओ। मगर इमरान खान के जितने भी अंदर फॉलोअर्स या उनके इमरान खान के जो कारकुनान थे, उन्होंने बाहर आकर प्रेस में ये बात नहीं बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि नहीं जी, हम तो कानून के मुताबिक ही चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर अब अल्ताफ हुसैन बन चुके हुए हैं और अल्ताफ हुसैन की हर बात को हमने बाहर आकर नहीं बताना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की एक और नई खबर सामने आ रही है, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और जो पीटीआई के कारकुनान ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बिल्कुल भी एनआरओ नहीं चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं। मसला ये नहीं है कि इमरान खान को एनआरओ नहीं चाहिए, मसला ये है कि इमरान खान को अपनी मर्जी का एनआरओ चाहिए। इमरान खान ये चाहते हैं कि वो जमाइमा के पास लंदन में जाके रहें, जबकि बुशा बीबी नहीं चाहती हैं कि वो वहां पर जाएं। अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान ने 5वीं मर्तबा दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया है, लेकिन इस वक्त तमाम इदारे इमरान खान से किसी भी तरह की डील या ढील के बारे में बात नहीं करना चाहते। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक इमरान खान ने जो है वो बहुत मिन्नतें की हैं कि किसी तरह आईएसआई के चीफ डायरेक्टर जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात करवा दी जाए। चीफ डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, लेकिन हासिल जो हमारे आर्मी चीफ है यानी आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि किसी भी गद्दार या दहशतगर्द के साथ किसी तरह का भी समझौता हमने नहीं करना। इमरान खान ने 9 मई को रियासत के ऊपर हमला करके खुद को दहशतगर्द साबित किया है, ये कहना है जी आसिम मुनीर साहब का। और दहशतगर्दों की सजा जो है आप लोगों को पता ही है कि या तो सजाए मौत होती है या कुछ और होती है। एक और बड़ी अहम बात जो अब तक आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियां आयद की हैं और कुछ भी बहाना बनाया है, चाहे असलहे का बहाना बनाया है या ये बहाना बनाया या वो बहाना बनाया, लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि आपको याद होगा कि जब आसिम मुनीर साहब ने ये कुछ अर्सा पहले अमेरिका का दौरा किया था, तो उस वक्त भी मैंने अपने व्लॉग्स में आपको बताया था कि उस वक्त वहां पर अमेरिका की तरफ से खासतौर पे इमरान खान ने जो लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं, उन सब ने मिलकर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर इस बात का दबाव डालने की कोशिश जरूर की थी। वो एक अलग बात है कि हमारे आर्मी चीफ ना तो दबाव में आए थे और ना ही उन्होंने इस बात को माना था। उनको ये कहा गया था कि आप बराए मेहरबानी इमरान खान को छोड़ दीजिए, जबकि जो हमारे जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने ये कहकर बात को टाला था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और हम लोग इसमें कुछ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तमाम मामला जो है वो अदालतों के अंदर है। जिसके बाद अमेरिका जो है उनको समझ आ गई थी कि आसिम मुनीर ने इस तरह आसानी के साथ तो छोड़ना नहीं है, लिहाजा अब उसका रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया है पाबंदियों की सूरत में। वो इमरान खान जो ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत को गिरा के मौजूदा गवर्नमेंट को लाया गया है क्योंकि इनके साथ डील की गई थी। अगर ऐसी बात होती तो अमेरिका आज पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां क्यों लगाता? ये मेरा एक सवाल है। दरअसल बात यह है कि पीटीआई जो है वो इल्जामात की सियासत के ऊपर अपनी सियासत चला रही है। इसके अलावा ना उनके पास फैक्ट्स होते हैं, ना उनके पास कोई फिगर्स होते हैं। अब उसका सबसे बड़ा सबूत आप ये देखें कि इमरान खान ने पिछले 3 हफ्तों से सबको पागल बनाया हुआ था। जज साहब के कान में जा जाके ऊंची ऊंची बोल रहे थे, शीशों से मुंह निकाल निकाल के बोल रहे थे। तमाम जर्नलिस्ट जो हैं उनको कह रहे थे कि उनकी बीवी को हार्पिक के 3 कतरे पिला दिए गए हैं। बार बार कह रहे थे हाय मेरी बुशरा, हाय मेरी बुशरा, और कहते अगर मेरी बुशरा को कुछ हुआ मैं नहीं छोड़ूंगा। और बुशरा जो हैं बीबी, वो बार बार ये फरमा रही थी कि उनको हार्पिक के ही 3 कतरे पिलाए गए हैं और वो ये भी कह रही थी कि उसका असर जो है वो 1 महीने के बाद जाके होता है। और बुशरा बीबी को इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जी हम अपने जाती मुआलिज से ही चेक करवाएंगे। फिर जाती मुआलिज ने भी कह दिया कि कोई कतरे नहीं पिलाए गए। उसके बावजूद कहा गया कि नहीं जी दोबारा से टेस्ट किए जाएं। जब दोबारा से टेस्ट किए गए और शिफा इंटरनेशनल के अंदर जाकर बुशरा बीबी के टेस्ट करवाए गए तो एंडोस्कोपी तो उन्होंने करवा ली, बाकी तमाम टेस्ट भी उन्होंने करवा लिए, लेकिन जब ब्लड टेस्ट की बारी आई और बुशरा बीबी को कहा गया कि अपना ब्लड सैंपल दीजिए, तो बुशरा बीबी ने इमरान खान की तरह इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत जो है वो नहीं दूंगी अपना ब्लड सैंपल। आपको उनकी तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो नजर आ रही होंगी, लेकिन ब्लड सैंपल उन्होंने नहीं दिया। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या
बुशरा बेबी ने भी अंदर बैठ के सूटे लगाना शुरू कर दिए हैं, जो वो ब्लड के सैंपल्स देने से इतनी खौफ हैं, या वो ऐसा क्या खाती हैं जिसकी वजह से अपना ब्लड सैंपल देने से इनकारी थी। लेकिन बाकी जितने भी उनके टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे तसल्ली बख्श हैं, तशफ़ी बख्श हैं। उसके अंदर कोई किसी किस्म की उनको बीमारी, कोई जहर, कोई परेशानी नहीं आई, सिवाय इसके कि उनको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, जो कि इस उम्र की खवातीन को तकरीबन हर दूसरे बंदे को होती है, यानी हाजमे का मसला। लेकिन उसके अंदर ये भी आया है कि बुशरा बीबी जो है वो बहुत ही मुरगन किस्म की ग़िज़ाएं खाती हैं या खाती रही हैं, जिसकी वजह से उनको ये मैदे का मसला है। यानी कि ये बात भी सच साबित हो गई कि बुशरा बीबी जो है मेरे ख्याल से जेल के अंदर बैठकर कुरकुरे और मेरे ख्याल से लेज और इस तरह की चीजें खाती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये मसाइल पेश आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि दूसरे इदारों के ऊपर वो इल्जाम आयद करें, उनको अपने कुरकुरों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, और शर्म फिर नहीं आ रही, और पीटीआई के कारकुनान फिर से आके दोबारा से जहर वाली बात दोहरा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कयामत अगर खुद भी आके बता देगी ना कि मैं कयामत हूं, तो ये उसको भी नहीं मानने वाले। बाय द वे, शर्म की बात हुई है तो मुझे शर्म से और भी मतलब शर्म तो हमारे लोगों में वैसे ही खत्म हो गई है। हर इदारा जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि हम एक से बढ़कर अगला बुरा काम करें, ताकि हम उनसे भी आगे जो है वो नंबर ले जाएं। स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक इंस्पेक्टर साहब नजर आ रहे हैं। ये कौन है? इनका नाम है जी सब इंस्पेक्टर एहसान अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन। और ये पाकपतन जैसी पाक जमीन से बैठकर कौन से पाक और नापाक काम कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। ये हमारी पुलिस है। फिर बाद में जब इनको लफड़े थपड़े पड़ते हैं ना, फिर इनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो मतलब हर इदारे के अंदर करप्शन इस हद तक पेवस्त हो चुकी है। वही बात है ना, फिर लोगों का रिएक्शन तो सामने आता है, लोग तो बेचारे परेशान हैं, वो क्या करें। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोग परेशान हैं, तो इस हद तक झूठ, इस हद तक झूठ, मेरा ख्याल है तमाम लोगों को सोशल मीडिया डिलीट कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पे इतना झूठ बिक रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब ये जरा मुलाहिजा फरमाइए, ये राय साकिब खरल ने एक ट्वीट किया है। ये राय साकिब खरल आपको याद है ना, मेरे ख्याल से ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने पिछली दफा भी जब इलेक्शन हुए हैं तो तब भी इन्होंने झूठे वीडियोस बनाए थे और उसके बाद डिलीट करके भाग गए थे। आपको याद है इन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि वो बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है, और वो बैलेट पेपर्स भी नकली थे। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जो है ना वो ग्लोरीफाई करने के लिए इस शख्स ने उस वक्त भी झूठे वीडियोस बनाए थे और ये भाग गया था। अब ये बंदा ज़िमनी इंतखाबात की दफा फिर मंजर आम पर आया है और इसने एक वीडियो शेयर किया है जिसके अंदर ये बोलता है कि पूरी की पूरी कॉपी जो है वो बैलेट पेपर्स के अंदर नजर आ रही है। मुझे ये बताइए कि जो बैलेट पेपर्स जहां पर पड़े होते हैं वहां पर तो आम बंदे की या किसी भी सहाफी की, किसी जर्नलिस्ट की एक्सेस ही नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, इस तरह के जो जाली सहाफी होते हैं, इन्होंने खुद से डब्बे तैयार किए होते हैं, खुद से उसके अंदर जाली बैलेट पेपर्स डाल के ये लोग वीडियोस बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोगों को, उनके दिमागों को प्रियूट किया जा सके। इसके ऊपर उस्मा बुखारी जो है उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए। उन्होंने भी ट्वीट करके कोट किया इस राय साकिब खरल को और कहा कि बैलेट पेपर्स की छपाई के फ्लॉप ड्रामे के हिदायतकार के पास और हाथ बैलेट पेपर्स किसके लिए मौजूद हैं? क्या बैलेट बॉक्स इस तरह के लोगों के हवाले किया जा सकता है? एक शख्स को नारोवाल में कत्ल करने के बाद ये फसाद पार्टी किस मिशन के ऊपर है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये किस तरह के सहाफी हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। सहाफी अगर चले भी जाते हैं जहां पर पोलिंग हो रही होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अंदर जाके वहां से बैलेट बॉक्स को बाहर निकाल के लाते हैं, फिर बाकायदा तौर पे वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या जो भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनको इजाजत देते हैं कि आप इसके वीडियोस बनाएं, और वो कैमरे को अंदर डाल के दिखाते हैं कि इसके अंदर कितनी कॉपीज हैं। ये राय साकिब खरल जो हैं ये पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं और अब इन्होंने दोबारा की है। अगर इसके बाद भी इनको रिलीफ मिलता है तो फिर हमारे इदारों पे थू है, क्योंकि इस तरह के लोग अगर दंदनाते फिरेंगे और कहीं पर भी घुस के कोई भी गलत और जाली वीडियो बना के बाद में उसको डिलीट करके गायब हो जाएंगे, तो फिर तो इदारों पे सवाल उठता है। अब की बार इसको पकड़ना चाहिए और इसके जो है ना गर्दन के अंदर, वो पंजाबी में कहते हैं संग विच हथ पा के ना, फिर इसकी जुबान को खींचना चाहिए कि भाई तुम किस तरह की जुबान से झूठ बोलते हो और लोगों को बेवकूफ बनाते हो। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि झूठ इनका खासा है। अब जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कीनिया के जो आर्मी चीफ हैं उनके तैयारे को हादसा पेश आया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब ये फलक जावेद खान ने जनाब क्या जरा ट्वीट किया है, जरा देखिए। लिखती है कि अरशद शरीफ के कत्ल का एक और सहूलतकार जहन्नुम वासिल, अल्लाह बाकियों को भी जल्द निशाने इबरत बना। ये किसको बाकियों को कह रही है? ये हमारी स्टैब्लिशमेंट को बकवास कर रही है ये खातून। और आपको मैं बता दूं कि ये अरशद शरीफ के कत्ल के 6 महीने के बाद जाके आर्मी चीफ बना ये शख्स,
اور یہ فلک جاوید کیا کہہ رہی ہے کہ یہ سہولت کار تھا ارشد شریف کے قتل میں. یعنی اس سے بڑا جھوٹ پی ٹی آئی کا اور کیا پکڑ پکڑ کے آپ کو بتاؤں اور کیا آپ کو دکھاؤں. یعنی شرم تم کو مگر نہیں آتی, اور شرم کا ان کے اندر کوئی دور دور تک ایلیمنٹ نہیں ہے. بات کر لیتے ہیں جہاں اتنی بری خبریں ہو رہی ہیں, تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض دینے کے لیے راضی ہو چکا ہے. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جب کہے گا ہم فنڈز دے دیں گے. اچھا, یہ عمران خان کے دور میں کوئی ایسی منحوست لگی ہوئی تھی کہ چائنا پاکستان سے ناراض تھا, صرف افغانستان پاکستان پہ راضی تھا کیونکہ وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بسایا جا رہا تھا. انڈیا کے حالات کیا تھے, چائنا کے پاکستان کے ساتھ حالات کیا تھے, افغانستان کے حالات کیا تھے, سعودی عرب پاکستان سے ناراض تھا, ملیشیا پاکستان سے ناراض ہو گیا تھا, ٹرکی پاکستان سے ناراض ہو گیا تھا, رشیا نے عمران خان کے بیانات کی تردید کر دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے سستا جو ہے نا وہ فیول منگوا رہے ہیں. تو سارے ممالک کے ساتھ عمران خان نے پاکستان کے تعلقات کو خراب کر دیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ملک جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ چل نکلا ہے, اور چائنا بھی پاکستان میں سی پیک کے دوبارہ سے منصوبے شروع ہو رہے ہیں. سی پیک کے منصوبے شروع ہونے سے یہ ایک الگ بات ہے کہ امریکہ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے, لیکن پاکستان نے اس بات کا اعادہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر صورت سی پیک کو کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑنا ہے. اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے بھی حامی بھر لی ہے, اور سعودی عرب بھی پاکستان آیا ہے اور وہ مزید سرمایہ کاری کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ سن 2016 سے لے کر آج تک 2024 میں ہم آ گئے ہیں, ایران پاکستان کا دورہ نہیں کرتا تھا. فائنلی پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کے اندر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو پاکستان آ رہے ہیں. 2016 کے بعد ایران کے صدر کا یہ پہلا پاکستان کا دورہ ہوگا. ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران تجارت, بارڈر سیکیورٹی, دہشت گردی کے خلاف تعاون اور دو طرفہ امور کے اوپر بات چیت بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ 2023 اور 24 کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت 2 بلین امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی ہے. ایران نے 21 مارچ 2023 سے 20 جنوری 2024 کے درمیان پاکستان کو 1.7 بلین امریکی ڈالر کی مالیت کی اشیاء برآمد کی ہیں, جبکہ پاکستان نے ایران کو 500 بلین امریکی ڈالر کا جو سامان ہے وہ برآمد کیا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے حالات ہو رہے ہیں تو اس سے بیٹر اور کوئی بات نہیں ہے. اور جاتے جاتے ذرا یہ خبر بھی ملاحظہ فرمائیے, عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آیا ہے. لکھتے ہیں کہ حسان نیازی اور عباد فاروق, جن پر غیر آئینی طور پر ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا, جو سزا اور فیصلے کے منتظر تھے, کہ انہی لوگوں جنہوں نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کی اور سی سی ٹی وی کے تمام ریکارڈنگز اور فوٹیجز کو چرا لیا, ان کے ہاتھوں اغوا پر نہایت تشویش میں مبتلا ہوں. فوجی عدالتوں سے متعلق مقدمات کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کا بینچ جنگل پاکستان میں رائج جنگل کے اس قانون کا فوری نوٹس لیں. عمران خان عباد فاروق کو اور حسان نیازی کو معصوم قرار دے رہے ہیں, جبکہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے عمران خان کے ان فتنوں نے دہشت گردی کی تھی. 9 مئی کے واقعات میں کس طرح سے انہوں نے آگ لگائی تھی, کس طرح سے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کر وہ جو کور کمانڈر تھے ان کی پینٹ کو دکھا کے اس کی ویسٹ دکھائی تھی. اور اسکرین کے اوپر جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے, وہ آگ لگانے میں آپ کو عباد فاروق جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. عباد فاروق نے جو توڑ پھوڑ کی تھی اس دن, جو بکواسیات کی تھی, ان کی تمام فوٹیجز اور تمام ویڈیوز ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے. اگر اس کے بعد بھی ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور کسی بھی بات کو ڈٹائی کے ساتھ یہ لوگ نہیں مانتے, تو پھر وہ ان کی مرضی ہے. وہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ قیامت بھی آئے گی تو انہوں نے نہیں ماننا. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.